is with Prime Minister Modi to Kashmir, because this has been going on for many, many years. I was surprised at how long it's been going on. 70 years. I think they'd like to see it resolved. डॉन न्यूज़ में मुजाहिर वैली आपको खुशामदीद कहता है और यकीनन तहरीक इंसाफ के सरबराह प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये दौरा इस एतबार से बड़ा अहम था कि यानी बड़े पावरफुल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने इस तरह कश्मीर और हिंदुस्तान के हवाले से गुफ्तगू की लेकिन बहरहाल ज़रा सा मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आज आया हूँ तो जो 25 जुलाई को यौम स्याह मनाया अपोजिशन से ने उस पर भी गुफ्तगू करता बल्कि लेकिन ये बात अपनी जगह दिलचस्प है कि 25 जुलाई को तो इलेक्शन हुए थे और उसमें सिंध में पीपल्स पार्टी कामयाब हुई थी और बलूचिस्तान में यकीनन तहरीक इंसाफ नहीं आई थी। फिर पंजाब में भी यानी तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने में और मरकज़ में हुकूमत बनाने में बड़ी तगदो करनी पड़ी थी। ज़बान से निकल रहा है लेकिन कहने में हरज नहीं है कि भारत जहांगीर तरीन साहब का हेलीकॉप्टर बड़ा काम आया, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में जीते थे। फिर सेनेट में भी बड़ी हलचल है कि पहली बार चेयरमैन सेनेट की तब्दीली की करारदाद जो है वो पेश कर दी गई है और 1 अगस्त को हो। लेकिन सारे इशूज़ में जो और ख़ास तौर पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दौरे अमेरिका के हवाले से कहा यह जा रहा था कि अफ़गानिस्तान इशू जो है वो महवर व मरकज़ है। लेकिन प्रेसिडेंट अमेरिका के इस बयान ने कि हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने उन्हें कश्मीर के इशू पर सालसी की पेशकश की है। अब सारी गुफ्तगू इस दौरे के हवाले से इसी तनाजुर और पस मंज़र में हो रही है और अगर ऐसा हुआ क्योंकि यकीनन हिंदुस्तान में बहुत बड़ा प्रेशर है, अफ़गानिस्तान से भी अमेरिका निकलना चाहता है जिस तरह हिंदुस्तान कश्मीर से निकलना चाहता है, तो ये पूरी जो मैंने कहा ना कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का दौरा जिसे सफारत के हवाले से बड़ा कामयाब करार दिया जा रहा है, इस वक्त महवर ज़्यादा इंडिया है। इस पर गुफ्तगू करने के लिए सरदार आसिफ अली साहब को रहमत दी है और ख़ाली सिर्फ ये नहीं कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर रहे बल्कि इस पूरी अफ़गानिस्तान ख़ास तौर पर इनका बड़ा जो है सब्जेक्ट रहा है, इंडिया पे भी गहरी नज़र है और ख़ुद वज़ीर ख़ारजा की हैसियत से अफ़गानिस्तान के हवाले से उन्होंने बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। फिर हम मुना आलम हमारे मेरे साथ बल्कि शरीक मेज़बानी उन्हें कह दूँ एनालिस्ट हैं और फिर मैंने ज़हमत दी है बहरहाल कश्मीर के हवाले से हमारे यासीन मलिक साहब की बड़ी खिदमत है उनकी मिशाल मलिक को, लेकिन ज़रा ज़्यादा तफसीली गुफ्तगू करनी है, सवाल करने हैं, इसलिए मैं क्यों न ज़रा एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद आऊँ तो फिर अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करूँगा। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। डॉन न्यूज़ में मुजाहिर वैली एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है और फिर आपने भी प्रेसिडेंट ट्रंप का कश्मीर और मोदी साहब के हवाले से ये फ़िक्रा सुना होगा और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हाउ के इंडियंस कह रहे हैं उनका मीडिया और उनकी हुकूमत के तर्जुमान कि जनाब इस तरह की कोई मोदी साहब ने पेशकश नहीं की। उसके जवाब में अमरीकी हुकूमत के तर्जुमान ने यह कहा कि एक इतना सुपर पावर का प्रेसिडेंट एक बात पब्लिकली ओपनली किस तरह कर सकेगा। सरदार आसिफ अली साहब मेरे साथ हैं। मैंने पहले भी कहा आपको कि फॉरेन मिनिस्टर रहे, अफ़गानिस्तान पर तो गहरी नज़र है लेकिन बायलैटरल रिलेशन जो पाकिस्तान इंडिया के हैं उसके तारीख़ी पस मंज़र से भी वाकिफ़ हैं। फिर हमारी बड़ी यंग डायनेमिक मुना आलम तजिया नगार ख़ुद भी प्रोग्राम होस्ट करती हैं और फिर हमारे यासीन मलिक साहब की अहलिया हैं मिसाल मलिक और अभी मैं ब्रेक के दौरान इन्हें बता रहा था कि मुझे उन सहाफ़ियों में शामिल रहा हूँ कि जिन्होंने 2004 हालांकि पहली बार जब मुशर्रफ साहब के दौर में बायलैटरल आना जाना हुआ और ट्रैक 2 पॉलिसी हुई तो सहाफ़ियों के ग्रुप के साथ मैं जम्मू भी गया, श्रीनगर भी गया, बल्कि यासीन मलिक साहब के घर में जो है कश्मीरी पकवान जो ख़ास तौर पर होते थे जो बड़े तो नाम भी याद नहीं रहे, उससे बड़ा लुत्फ़अंदोज़ हुआ। हाँ उनकी तल्ख़ बातें गुफ्तगू अलग थी लेकिन उससे भी हम लुत्फ़अंदोज़ हुए। सरदार साहब से मैं बात शुरू करता हूँ। हमारे जैसे मैंने कहा बड़े सीनियर मैं कहूँगा कि फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से मुकाम है उनका। सरदार साहब ये पूरा दौरा जो है ख़ास तौर पर ये जो पस मंज़र में चला गया जो ट्रंप साहब ने जो मोदी साहब को कोट किया सालसी के हवाले से, हालांकि हम ये कह रहे थे और आपसे पहले भी गुफ्तगू हो रही थी कि असल में सारी गुफ्तगू अफ़गानिस्तान के पस मंज़र में होगी। जी सरदार साहब।
जी मुजाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने याद फरमाया। थोड़ा सा मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये दौरा जो इमरान खान साहब ने किया है, माजी के दौरों में और इसमें बहुत सा मुझे फ़र्क नज़र आया। एक तो दौरा प्राइम मिनिस्टर बेनज़ीर भुट्टो मरहूम का, वो तो मेरे दौर में हमने ऑर्गेनाइज किया और वो बेहतरीन और बड़ा कामयाब था, मगर ये दौरा बिल्कुल फ़र्क था। और इसमें बड़ी बात यह है कि ना वो वहाँ अपनी तायीद करवाने गए, ठप्पा लगवाने गए, ना वो वहाँ असला मांगने गए, ना वो वहाँ इकोनॉमिक एड मांगने गए, वो कुछ मांगने गए ही नहीं। उन्होंने दो चार बातें की और मुख्तसरन उन्होंने ये अमेरिकन से कहा, डोनाल्ड ट्रंप से कहा कि हम बराबरी की दोस्ती चाहते हैं और हमने बहुत सफ़र किया है, 70,000 लोग हमारे मारे गए और हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जंग ना अफगानिस्तान का हल है, ना अमेरिका उसको हल कर सकता है जंग के ज़रिए। पहले दिन से इमरान खान साहब और हम यही कहते रहे। फिर उन्होंने ये कहा कि हम अच्छे ताल्लुकात आपसे चाहते हैं, बराबरी के ताल्लुकात चाहते हैं और हम आपसे मदद ये मांगते हैं कि आप ट्रेड को खोलें, इन्वेस्टमेंट करें पाकिस्तान में, तो इससे पाकिस्तान की इकॉनमी को फ़ायदा होगा, आपके इन्वेस्टर्स को भी बेपनाह फ़ायदा होगा। अब जो कश्मीर की बात निकली, ये बिल्कुल गैर मुतवक्को थी। अच्छा, ये बात हम बड़े अरसे से कर रहे हैं। मैं खुद एक बार मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का स्पेशल एनवॉय की हैसियत से प्रेसिडेंट क्लिंटन को हमने ऑफ़र किया कि वो जब वो बोस्निया की उन्होंने सालसी की थी, डॉल्टन एकॉर्ड साइन हुए थे, हॉलब्रुक ने किए थे, तो मैं खुद प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पे क्लिंटन साहब के पास पेरिस में उनके पास गया, मैं उधर से मौजूद थे वो, और मैंने ये पेशकश की कि आप जैसे कि आपने बोस्निया एक यूरोपियन मुल्क है और एक बड़ी भयानक खाना जंगी आपने वहाँ बंद की है और वहाँ से ही पहली दुनिया की पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम भी वहीं से शुरू हुई थी। ठीक, तो वहाँ तो आपने अमन आपने करवा दिया, और मगर ये साउथ एशिया का जो ख़तरात हैं, जो कि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, फ्लैश पॉइंट है, यहाँ क्यों नहीं आप सालसी करा सकते? तो ये पेशकश हम करते रहें, मगर जिस बात से बहुत हैरानगी हमें हुई, सारी दुनिया को हुई, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान खुद बड़े हैरान हुए कि ये बात पहली बार अमेरिकन प्रेसिडेंट के मुंह से निकली। तो इस बात से बेपनाह ताज्जुब हुआ और बड़ी खुशी भी हुई। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जो कि अफगानिस्तान में हमारी मदद कर रहा है, ये नहीं करे ठीक, और अमन की तरफ, सेटलमेंट की तरफ हमें लेके जा रहा है और हम पाकिस्तान के मशकूर हैं और आइंदा हम पाकिस्तान के लिए, अगर ये मामला तय हो गया तो सब दरवाजे पाकिस्तान के लिए खुल जाएंगे। जी सरदार साहब, अगर यहाँ तक मुझे डेवलपमेंट से सरदार साहब अगर मुझे इजाज़त दें, मिसाल जी मैं जब अभी जिक्र भी जिस दौरे का कर रहा था, खैर अब तो उसको काफ़ी अरसा गुजर गया, लेकिन उस वक्त जो हुर्रियत लीडरशिप थी या कश्मीरी जो लीडरशिप थी वो एक हद तक नाराज़ थी और उनका ख्याल था कि हमारी जो यहाँ इस्लामाबाद के हुक्मरान हैं वो इतनी तवज्जो नहीं देते थे, बल्कि यासीन मलिक साहब तो नाराज़गी क्या, मैं गुस्से की हद तक ज़रा थोड़े से मुझे मुश्तइल भी उस वक्त नज़र आए थे। और ये यानी आपको भी इल्म है कि सुपर पावर जो थी ख़ासतौर पर अमेरिका, वो हर मरहले पर भारत का साथ देता नज़र आता था। जो रवायती जितने भी उनकी पास की लीडरशिप रही, ट्रंप साहब तो आउटसाइडर हैं ना, खुद रिपब्लिकन पार्टी के सरबराह हैं, उन्होंने जो एक बार इस इशू को दोबारा जिंदा किया है, क्या आप ये समझती हैं कि अगर मोदी साहब ने ये सालसी की पेशकश की जिसकी तरदीद वो कर रहे हैं कि उनके लिए भी जिस तरह अमेरिका अफगानिस्तान से निकलना चाहता है, कश्मीर भी अब हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा रिश्ता व नासूर है जिससे वो निकलना चाहते हैं, या आप ये समझती हैं कि नहीं, हिंदुस्तान इतनी आज़ादी से आसानी से नहीं निकलेगा? मिसाल जी देखिए, बात यह है कि अगर हम 9/11 को देखें, उसके बाद
क्लिंटन की रजीम थी और फिर उन्होंने पैलेस्टाइन का और इज़राइल का एक पीस प्रोसेस भी स्टार्ट कराया और फिर एक वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया का बदला के अकॉर्डिंग टू अमेरिका के हर चीज़ पुरअमन तरीके से हल करनी है, स्पेशली जो लेजिटिमेट कॉजेज़ हैं। और उस वक्त आपको याद होगा कि बहुत डेवलपमेंट्स हुई पाकिस्तान के अंदर भी और वाजपेयी भी यहाँ पाकिस्तान आए, तो बिहाइंड द सीन्स अमेरिका ने एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया था। और उस वक्त यासीन साहब जोधपुर जेल में थे ईयर 2000 के अंदर और 2001 में उनको निकाला गया अमेरिकन प्रेशर की वजह से, और वो बहुत उनकी हालत भी वीक थी और उनको फिर बाकायदा वीज़ा इशू किया गया जो आज तक कभी भी अमेरिका ने नहीं इशू किया किसी फ्रीडम फाइटर को या जिसने आर्म स्ट्रगल की हो, मगर वो बाकायदा उनके लिए एक इशू किया गया। वो वहाँ पे गए क्योंकि उनके कान के अंदर ड्रिल कर दिया था, उनको वे जो टॉर्चर उनके साथ जेलों में जो कुछ हुआ था तो उनका एक कान ही कैन नॉट हेयर फ्रॉम इट, तो इनके ऑपरेशंस हुए थे वहाँ पे। वो टाइम था जब अमेरिका का इंटरेस्ट काफ़ी इंगेज हुआ था। तो अब उसके बाद काफ़ी अरसे के बाद अब जिस तरह बहुत ही ओपनली डोनाल्ड ट्रंप ने, क्योंकि अब एक नया एरा है, इट्स 2019 और इंडिया अमेरिका वांट्स टू एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान और उनको ये भी रियलाइजेशन हो रही है कि अगर स्टेबल नहीं होगा अफगानिस्तान तो अमेरिका के लिए भी ठीक नहीं है। तो स्टेबिलिटी की जो की है वो मेन जो रूट है दैट इज़ कश्मीर। अगर कश्मीर का मसला इसी तरह भड़कता रहेगा तो वहाँ पे तो हर वक्त अनरेस्ट होगा, अफगानिस्तान में प्रॉक्सीज खेली जाएंगी और फिर से एक जंग का समा बन सकता है। तो ये वहाँ पे एक रियलाइजेशन कुछ महीनों से, स्पेशली जब से वो 27 फरवरी को बहुत लॉगर हेड्स पे जिस तरह एक गॉड फॉरबिड एक न्यूक्लियर वॉर शुरू होने वाली थी, कोड्स भी एक्सचेंज हो गए थे, तो वो दुनिया ने देखा है कि ये असल जो रूट कॉज है वो कश्मीर है। कश्मीर का मसला जो जुल्म हिंदुस्तान वहाँ पे कर रहा है तो इसको कहीं ना कहीं सेटल, मगर इतना ओपनली बात कर देना, बट हर अमेरिकन प्रेसिडेंट का, हर इंसान का अपना एक नेचर होता है। बट आई थिंक जो कुछ उन्होंने कहा है इंडिया के इंटरेस्ट में कहा है और इसको आगे फॉलो अप करना चाहिए, इसको मज़ीद बढ़ाना चाहिए और दूसरे ममालिक को भी अब इंगेज करना चाहिए, जो स्पेशली जो P5 कंट्रीज़ हैं और स्पेशली जब अमेरिका ने भी इतना ओपनली, आज चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा है। मुन्ना, क्या हम इस बात पे खुश हो जाएं कि ट्रंप ने ये कह दिया, जिक्र कर दिया कश्मीर का, क्योंकि इस तरीके से कोई पास के अमेरिकन प्रेसिडेंट ने नहीं किया होगा, बल्कि हमारे पास के हुक्मरानों के बारे में तो ये कहा जाता है कि वो बहर सूरत कश्मीर हिंदुस्तान से ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात बनाने में ज़्यादा मसरूफ़ थे और वो भी शायद अमेरिका की खुशनुदी के लिए। मुन्ना आलम, बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब। देखें, यूएसए ट्रिप के बारे में सबसे पहले तो वज़ीर आज़म इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप, जो इनकी पर्सनालिटीज़ में कुछ कदरें मुश्तरक हैं, जैसे इन सब ने जो अपना फेम कमाया है वो पॉलिटिक्स से बाहर कमाया है और वो एक आउटसाइडर समझे जाते हैं अपनी कन्वेंशनल पॉलिटिक्स। ये केमिस्ट्री हमने देखा कि बहुत स्ट्राइक की है इस दौरे के दौरान। वज़ीर आज़म इमरान खान का मेडन ट्रिप था ये अमेरिका का और उनकी पहली मुलाकात पूरी साथ में जो उनके साथ फ़ौजी क़यादत थी वो भी थी। इसके दो एक और पर्सपेक्टिव इसका ये भी सामने है कि ज़ाहिर है अफ़गान पीस प्रोसेस में ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये पहली दफ़ा है कि यूएसए को लगा है कि अफ़गानिस्तान से इनखला करना चाहिए नेटो अफवाज का, ना कि ये कि मज़ीद जंग करनी चाहिए। उनके लिए आने वाले इलेक्शंस में ये बड़ा क्रिटिकल एक पहलू है जो कि अपना क्रेडेंशियल बताकर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अगले साल होने वाले इलेक्शंस में जाना है। तो हमें ये भी पूरे बैकग्राउंड को मुझे लगता है कि इन कॉन्टेक्स्ट लेना चाहिए। दूसरी बात, जो सिविल और मिलिट्री लीडरशिप है पाकिस्तान की, उनके बीच में जो एक हिस्टोरिक हम आहंगी हमें इस मरतबा नज़र आती है, इसमें कोई कबाहत नहीं होनी चाहिए कहने में कि कभी भी ऐसी इतनी आपस में इनके हम आहंगी या हारमोनी हमें नहीं देखी, आपने नहीं देखी, आपका इतना वसी तजुर्बा है। लेकिन जितना भी अगर हम लोकल या अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के एतबार से बात करें तो अपोजिशन को तो ये हम आहंगी बहुत बुरी लगती है, लेकिन इंटरनेशनली अगर हम देखते हैं तो हमने ये देखा कि उसको एक कदर की निगाह से देखा जाता है, क्योंकि इंटरनेशनली ये एक परसेप्शन आपका जाता है कि आपको अब पाकिस्तान से दो लोगों से बात नहीं करनी है, आपको पाकिस्तान से तीन लोगों से बात नहीं करनी है, एक ही बात करनी है आपको। मुन्ना, यहाँ तक जरा मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ा, मुन्ना ब्रेक की तरफ जाना, लेकिन क्विक में पूछ लूँ सरदार साहब से। सरदार साहब, ये जो वाली बात थी कि कश्मीर के मसले पे एक वक्त आया ना, या हिंदुस्तान के इशूज पर, कि हमारी सिविल मिलिट्री जो लीडरशिप थी उसमें डिवीज़न आया, और जो जिसकी मुन्ना इशारा कर रही थी, और ये बहुत ज़रूरी होता है। हिंदुस्तान में इस तरह नज़र नहीं आता, पाकिस्तान में ये माजी में था। ज़रा क्विक, क्या ऐसा है वाकई
सरदार साहब? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जनाब, ऐसा रहा है। ये जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के दौर में, दूसरे दौर में, तो बेपनाह टेंशन रही और जो इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी उस वक्त जनरल मुशर्रफ उसके हेड थे, वो उसका रुख कोई और था, और जो मियाँ नवाज शरीफ साहब पॉलिसी चला रहे थे या चाहते थे चलाना, उसका रुख कोई और था। और उस ज़माने में भी मैं तो मीडिया से बात किया करता था कि ये तो क्लैश की तरफ जा रहे हैं, और बिल आखिर कारगिल का वाक़या हुआ, फिर क्लैश हुआ, और फिर ये माफ़ी मांगने गए। प्राइम मिनिस्टर साहब वाइट हाउस में क्लिंटन से मिले और चिट्टे वो पढ़ के बात कर रहे थे। तो ये आज जो ये बात हुई है, मोहतरमा ने भी ये बात की है, बिल्कुल दुरुस्त है कि आज सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप बिल्कुल एक ही सफ़े पे हैं, एक ही चैप्टर में हैं, एक ही किताब में है। ओके। तो ये बहुत ही खुशहाल बात है। जो खुशहाल बात नहीं है, लास्ट सेंटेंसेस, कि सारी ऑपोजिशन को बहुत गम हो रहा है, ये क्या गया है। तो उधर हिंदुस्तान की हिंदुस्तान में अलग शोक हो रहा है, हमारी ऑपोजिशन शोक मना रही है। चले जी, मुझे ये बात है, हिंदुस्तान की हुकूमत शोर मचा रही है, यहाँ की अपोजिशन गम मना रही है। ये दोनों ये बात कम से कम मुश्तरक है दोनों के दरमियान। हमारे मेहमान हमारे साथ हैं और घूमेंगे एक ब्रेक के बाद के। बहरहाल अफगानिस्तान में एक बड़ा अहम इशू है, और क्या वाकई अफगानिस्तान से अमेरिका बहर सूरत निकलना चाहता है और उसके लिए पाकिस्तान के बगैर मुमकिन नहीं है, इसीलिए उन्होंने दिलचस्पी का इज़हार किया कश्मीर इशू पर। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ में मुजाहिद बिल्ली एक बार फिर आप खुश आमदीद कहता है। सरदार आसिफ अली साहब, जैसे मैंने कहा, साबिक वज़ीर ख़ारजा, बड़ी कैरीना ज़ुबैर, फिर मुना आलम तजिया निगार, ख़ुद एंकर हैं, और मिशाल मलिक और कश्मीर के हवाले से पूरी तनाजुर में अगर देखें तो उनकी बहरहाल जुर्रत को सलाम करना चाहिए। मिशाल, आप ये समझती हैं, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना था कि मोदी जैसे जो सरफिरे लोग हैं, इसी तरह के लोग शायद इस मसले को हल कुछ कर सकें। मुशर्रफ साहब ने भी उस वक्त कोशिश की थी, और क्योंकि कई बार उस ज़माने में हमारी मुलाकातें भी हुई थी, बाकायदा हमें वो नक्शा दिखाते थे और लोग कह रहे थे कि बहुत आगे बढ़ गई थी। क्या उनको एहसास नहीं कि उनकी जो डिफेंस का बजट है, उनकी जो इकॉनमी है, और गालिबन कोई कमोबेश 6 लाख फ़ौज वहाँ इंगेज है और मुसलसल वहाँ ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या आप समझती हैं कि हिंदुस्तान अपनी इन मजबूरियों के सबब कश्मीर में, और हम तो कोई आज़ादी कोई वैसे तो नहीं मांग रहे, यही कह रहे हैं ना कि जी वहाँ आप रेफरेंडम करा लें, क्या आपको कुछ उम्मीद बनती नज़र आ रही है, ख़ास तौर पर एक बार फिर जब इस लेवल पर ये इशू हाईलाइट हुआ है? मिशाल जी। जी बिल्कुल। अब आप उनका हाल देख लें कि हिंदुस्तान बेशक फ्रस्ट्रेशन नहीं दिखा रहा, बट कॉमन सेंस है कि इन्होंने ये सारा मसला कितने डेकेड से इन्होंने अपनी आर्मी पे फेंक दिया है। और आर्मी किसी भी मुल्क की होती है, वो ट्रेन की जाती है कि वो अपने मुल्क का दिफा करे, बट इट्स नॉट कि एक आर्मी ही एक मासूम जो बच्चे खेल रहे हैं सड़कों के ऊपर वॉक कर रहे हैं, अनआर्म्ड लोग, सिविलियंस, उनको मार दिया जाए। ये रोज़ उनको करना पड़ता है, और उनको बाकायदा फिर ट्रेनिंग दी जाती है कि वो इंसान नहीं है, वो समझे जैसे कोई स्ट्रेट डॉग्स हैं जो आपको अटैक करें, जिस तरह उनको इजरायली आर्मी ने इनके साथ जॉइंट ट्रेनिंग्स की हैं। बट वेरी हाई सुसाइड रेट है इंडियन आर्मी का वहाँ पे, और बहुत डिप्रेशन है इनके अंदर, और इतनी बड़ी हैवी इकोनॉमिक कॉस्ट है। और जो हाफ क्लास फुल जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई थी कि कहाँ 27 बिलियन से ऊपर का इनका दोनों का जॉइंट पोटेंशियल है ट्रेड की, और ये अभी मेयर 2 बिलियन पे इंडिया और पाकिस्तान है इस वक्त, और कितना लॉस हो रहा है इस पूरे रीजन को बिकॉज ऑफ दिस इंस्टेबिलिटी। क्योंकि सिर्फ सिक्योरिटी कॉस्ट नहीं है इस मसले की, इकोनॉमिक कॉस्ट भी बहुत हैवी हैं। हम लोग तो अपनी एक जस्ट स्ट्रगल चला रहे हैं, एक फ्रीडम स्ट्रगल है, इसमें चाहे 100 साल लगें, कश्मीरी तैयार हैं, कश्मीरी कौम का जो जज्बा है। अब अगले भी जितने भी दूध पीते बच्चे भी हैं, वो भी अपनी मदद के साथ रैलियों में निकले होते हैं। तो ये तो दिस इज़ लाइक इनकलकेटेड इन आवर सिस्टम, इन आवर सोल।
बट द थिंग इज़ दैट इसको हम लोगों को इस वक्त जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैं इसको कह रही हूँ कि हमें इसको कैपिटलाइज करें। और ये अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं इनके नेक्स्ट ईयर, इनके शुरू हो जाने। अमेरिका के अंदर भी यहाँ पे एक पावरफुल हुकूमत इंडिया के अंदर आ गई है। अगर इसको कहीं इंटरनेशनल प्रेशर डाला जाए इसके ऊपर, और यूएन की रिपोर्ट भी आई है इस साल कश्मीर के हवाले से, ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। ह्यूमन राइट्स कमिश्नर ने जो किया, लास्ट ईयर भी रिपोर्ट आई है, इस साल एमनेस्टी की भी आई है। तो इंटरनेशनलाइज करने के लिए और इसके ऊपर आई थिंक पाकिस्तान की हुकूमत को भी अब इसके ऊपर कोई प्रॉपर पॉलिसी बनाए कि इसके ऊपर P5 कंट्रीज़ को किस तरह इंगेज किया जाए, क्योंकि जब तक कि हम लोग इसके ऊपर प्रॉपर रिगरस वे के अंदर कैंपेन नहीं करेंगे इंटरनेशनली, तब तक आई थिंक ये जो इसकी फ़िज़ा बनी है इसकी अपॉर्चुनिटी ना हम खो दें। क्योंकि बहुत समझे सदियों के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि कश्मीरियों का मसला हल होने के लिए एक स्टेपिंग स्टोन तो मतलब शुरुआत तो नज़र आई है। जी मुन्ना, ये जो मैंने सवाल मुन्ना जो मैंने मिशाल जी से इससे सवाल किया था कि मसलन अब आप बहरहाल एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में वो शख्स प्राइम मिनिस्टर एक नहीं 2 बार बनता है जो बड़ा गुजरात में बड़ा सफ़ाकाना कत्ल करता है। लेकिन मैंने कहा ना कि एक गैर मामूली आदमी ही कहा जाएगा ना कि जो हो गए। और अगर मैं थोड़ा सा याद आपको दिलाऊं कि बिल्कुल ज़रा फ़र्क से, बहरहाल ये सिर्फ भुट्टो साहब थे जो बांग्लादेश यानी पूरी कौम जो है नामंजूर बांग्लादेश कर रही थी। भुट्टो साहब ने बांग्लादेश बनाया क्योंकि वो मुस्तकबिल को, बहरहाल उनको हिस्ट्री का, तारीख का इदराक था कि हमें तस्लीम करना पड़ेगा जल्द या बदेर बांग्लादेश। इस पस नज़र में भी मैं कह रहा हूँ कि मोदी साहब ये सब जानते हुए कि हिंदुस्तान, वो जो हम कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू को रोमांस था ना कश्मीर से, इसीलिए वो पार्ट बनाना चाहते थे उसको हिंदुस्तान का। क्या मोदी ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि ये कब तक ये ब्लीडिंग बर्दाश्त करेंगे, कितना बड़ा नुकसान करेंगे वो कश्मीर जो उनके हाथ ही नहीं आना कभी? मुना, डोनाल्ड ट्रंप दिखाना चाहते हैं कि वो एक नॉन कन्वेंशनल अमेरिकन सदर हैं, तो इस वजह से उन्होंने इस स्ट्रैटेजी में एक बिल्कुल 180 डिग्री शिफ्ट वो लेके आए हैं और अफगान पीस प्रोसेस की अब बात कर रहे हैं। बिल्कुल उसकी एनालॉजी आप देखें खित्ते के दूसरे कॉन्फ्लिक्ट से बनती है जो कि इस वक्त मसला कश्मीर है। एक यूएन की तरफ से ये डिक्लेयर्ड करदा ये कॉन्फ्लिक्ट एरिया है, कॉन्फ्लिक्ट जोन है, डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ना इंडिया की ना पाकिस्तान की, इट्स अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी। दोनों ने मिल के यहाँ पर नेगोशिएशंस करवानी है, पीस टॉक करवानी है। हम एक्स्ट्रावेगेंट बजट की जो बात कर रहे हैं, इंडिया ने तो वहाँ पर हद कर दी, उन्होंने तो वहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट पूरा इम्पोज किया हुआ है, जो कि सिर्फ कश्मीर में नहीं है बल्कि मिशाल आपको इसमें बेहतर बताएंगे कि वो बाकी भी उन्होंने स्टेट्स में इंडिया ने इसी तरह से इम्पोज किया था डिसेंट को रोकने के लिए। वहाँ पर उनकी अलग जो इसमें एक्सपेंडिचर्स हैं वो भी आखिर तंग आ गए हैं और वो भी चाहते हैं कि इसकी कोई बैकडोर डिप्लोमेसी की राह हमवार हो। लेकिन मुझे इसमें खदशा ये नजर आता है कि अगर सदर ट्रंप ने इसका बरमला उन्होंने रिवील कर दिया है कि मोदी जी ने उनको जापान में ये बात कही थी कि कोई आप बीच में सालसी का किरदार अदा करें, तो क्या मोदी जी को भी तो जाहिर है अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उनको भी तो एक्सेप्टेंस चाहिए ना, उनको भी पॉपुलैरिटी अपने अवाम की चाहिए जो कि इतने राइट विंग लीडर हैं, तो क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं वो? ठीक है मुना, मुना आप भी करें। आपको पता है जब वो पीछे कहा जाता है कि जी आपका ब्रेक का वक्त आ गया, मैं चाह रहा था सरदार साहब से लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि सरदार साहब बहुत मैं क्विक जवाब लूँ क्योंकि सरदार साहब मुकाबले दुनिया के टॉप मोस्ट लीडरशिप से मुलाकात कर चुके हैं। इसी तनाजुर में सरदार साहब जब मैं ब्रेक के बाद आऊँगा तो आपसे सवाल करना चाहूँगा कि मुझे नहीं इल्म कि आप मोदी साहब से बराह रास्त आपकी मुलाकात हुई है या कहीं इधर उधर आते जाते उन्हें देखा है, लेकिन क्या मोदी जैसे हुक्मरान से ये तवक्को की जाए कि वो कश्मीरियों को आज़ादी दिलाएगा, एक बहुत बड़ी कुर्बानी जो दे रहा है उसका मुल्क दिफा में, माशी में? तो सॉरी, मैं ब्रेक के बाद आऊँगा तो आपसे ज़्यादा तफसील से इस हवाले से जवाब जानना चाहूँगा। हमारे साथ रहिएगा। डॉन न्यूज़ में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। और ब्रेक से पहले जो मैं सरदार साहब से मालूम करना चाहता हूँ, मुझे इल्म है कि वक्त की तंगी है सरदार साहब, अगर मैं बहुत ही कंक्लूडिंग आपसे वर्ड कराऊँ तो क्या हम उम्मीद रखें, जैसे मैंने कहा कि मोदी जैसे सरफरे लोग, गैर मामूली लोग, यानी जैसे मैंने कहा ना कि उस वक्त बड़ा मुश्किल था मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवाना, इस तरह क्या मुमकिन है? इतना बड़ा वो रिस्क लेंगे, अपनी सियासत को, मुस्तक़बिल को दांव पे लगाएंगे मोदी? और उन्होंने वाकई ये पेशकश की भी थी या ट्रंप साहब ने? जी नहीं, देखिए मुजाहिद साहब, अभी जिस पॉइंट पे
इस सारी चीज़ ने पहुंचना है वो भी खासी दूर है। वो मैं नहीं ये कह सकता कि वो बहुत करीब है। जो मुझे बात समझ आई है जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो बातें की हैं, जो मैंने और आपने सब ने सुनी है, वो इन बिटवीन द लाइंस कुछ और कह रहे हैं और हमें वो समझने की ज़रूरत है। वो कह ये रहे हैं कि अफ़गानिस्तान में आप मेरी मदद करें, अफ़गानिस्तान का मामला हल हो जाए तो फिर हम अमेरिका के सब कुछ आपके लिए खोल देंगे और कश्मीर में भी आप यानी मीडिएशन करने को हम तैयार हैं। और उसके लिए मोदी ने हमसे मदद भी मांगी है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी ने कहा है कि हम आप मीडिएशन करें, बल्कि मोदी ने ये कहा है कि आप हमारी मदद करें। अब वो मुकर रहे हैं, जाहिर है कि उनकी जो स्टेटेड पॉलिसी है वो तो नहीं है। वो तो उनकी तो स्टेटेड पॉलिसी वो यही है कि जनाब कश्मीर बायलैटरल इशू है, इसको शिमला अकॉर्ड के ज़रिए ही हल होना चाहिए और कोई तरीका नहीं है। वो तो ये इसी डगर पे वो चलते रहेंगे। अब किस पॉइंट पे वो ये सारी उनकी जो स्टैंड है ये टूटेगा, पहले इंटरनेशनली टूटेगा, अब उसकी जो हमें कुछ नज़र आने शुरू हो गया है, अमेरिका में हिलजुल हुई है, और फिर जो डोमेस्टिकली टूटेगा जबकि उनकी आर्म्ड फोर्सेस वो ये समझ आएगी कि इसकी अब जो कीमत अदा करनी पड़ रही है वो उसके बेनिफिट से बहुत ज़्यादा है, यानी कॉस्ट बेनिफिट देखेंगे वो, और फिर ये एक रैशनली फैसला करेंगे कि क्या ये वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान के साथ बैठ के इसको हल करें, और फिर हल जो होना है वो किस तरह होना है, कितना हमने विड्रॉ करना है, हमने 1 कदम पीछे हटना है या 5 कदम पीछे हटना है। ये तो सब टैक्टिक्स और स्ट्रेटजीज की बात है। तो ये मैं इसको इतना आई एम नॉट बीइंग टू ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस, मैं ये आई एम बीइंग कॉशियस अबाउट दिस, केयरफुल अबाउट इट, कि ये इसने टाइम लेना है और इसके जो अभी पूरे जो इसके इर्द गिर्द जो फैक्टर्स हैं उन्होंने मुकम्मल होना है, उन्होंने पकना है, फिर ये मामला आगे चलेगा। ठीक है सर, और ये अमेरिका के इलेक्शन के बाद सारा कुछ शुरू होगा। ओके विशाल जी, आपका तो एक ज़ाती मशहूर है, और जो हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जिसकी उंगली कटती है वो ज़्यादा जानता है दुख को और गम को, तो आप क्या आप पुरुमीद हैं माजी के मुकाबले में ये जो डेवलपमेंट हो रहे हैं? मिशाल देखिए, मैं अभी जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस टॉक हुई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के साथ, उससे चंद घंटे पहले पाकिस्तान में इराक़ के इस्लामिक सुप्रीम काउंसिल के प्रेसिडेंट आए हुए थे, और इराक़ भी काफ़ी क्लोज़ है अमेरिका के साथ, मगर वो खैर अपने ओन पर ही आए हुए थे। यहाँ पे कश्मीर का टूर था, उनकी फोकस था, और वो हमारे घर पर ही आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। बड़ा वोकली इराक़ ने भी बहुत सपोर्ट दिया है, और ये रूल कर रहे हैं इस वक्त वहाँ पे इराक़ की जो रजीम है जिस टाइम पे। इसी तरह नॉर्वे ने भी बहुत अपना इंटरेस्ट दिखाया है, क्योंकि मेरे लिए आई थिंक हम क्योंकि इस फोर फ्रंट पर हैं, इसको ना सिर्फ लीड करें, इसके रिस्क्स के भी फोर फ्रंट पर हैं इस वक्त, क्योंकि एज अ वाइफ देखा जाए तो माय हस्बैंड इज़ इन अ डेथ सेल, इंतहार जेल। तो मेरे लिए तो दिन और रात क्या है, दिल हर वक्त धड़कता रहता है कि कोई ख़बर खुदा न खास्ता ना आ जाए कुछ हो, तो हमें हर मुमकिन मुझे कोशिश करनी है इसको इंटरनेशनलाइज करने की। तो इस वक्त अब नॉर्वे ने भी बड़ा इंटरेस्ट शो किया है काफ़ी मंथ से। अब हमें ये कोशिश करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ मिल के, जो कश्मीरी यहाँ पर हैं, या कोई बाकायदा कोई पॉलिसी बने कि सॉरी मिशाल, ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीरी। जी मिशाल, आवर प्रॉब्लम इज टाइम, और मुना इससे ज़्यादा जानती है, बस एक लाइन में कुछ आपको अब पहली बार उम्मीद हुई है मिशाल, बिल्कुल 1 लाइन, एक लाइन में के मुझसे पूछ रहे हैं आप? मुना आलम आपसे एक लाइन में कि क्या उम्मीद बंदी आपको हो रही है कि आई विल अग्री। मैं बस सिर्फ 2 सेंटेंसेस के मैं क्वेश्चन वाली बात पे मैं इसको ज़्यादा मैं मानती हूँ कि वो ज़्यादा एप्लीकेबल है, चाहे अफगानिस्तान का मसला हो या कश्मीर का मसला हो। ये मुमासलत रखने वाले 2 इशूज़ हैं इस वक्त मौजूदा खित्ते के। कश्मीर से भी अगर इनका कोई मसला हल होता है इस किस्म का, पॉपुलैरिटी भी नरेंद्र मोदी इसमें अपनी गेज करेंगे कि कितनी कॉम्प्रोमाइज़ होगी अगर कोई बैकग्राउंड की जाती है, और सो इज़ इन अफगानिस्तान केस। डॉन न्यूज़ से मुजाहिद वली आपको सिर्फ खुशी कह सकता है कि मुझे कहा जा रहा है कि अपने मेहमानों से शुक्रिया अदा करके रुखसत लें।